हेलो बच्चों, अगेन आई एम हियर टू एक्सप्लेन अबाउट मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग में हमारा जो थेरेटिकल पोर्शन है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, प्लस न्यूमेरिकल पोर्शन में इसमें हमारा जो क्रेडिट क्रिएशन वाला टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, चैप्टर को, क्रेडिट क्रिएशन के प्रोसेस को समझ लीजिए। और इसके भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड सोल्यूशन इसका सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको कोई भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, तो आप बी फ्री टू शेयर विद मी थ्रू कमेंट बॉक्स। ओके, तो फटाफट से स्टार्ट कर दिया मनी एंड बैंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है मनी। मनी का मतलब क्या है? मनी का मतलब ये है कि जिसके थ्रू हम कुछ भी परचेज कर सकते हैं, है ना। तो मनी जब तक नहीं थी तब तक क्या होता था, हमारा बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम का मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स, मतलब सी टू सी इकोनॉमी होती थी, ठीक है ना। सी टू सी इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी। तो बार्टर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम से आती थी कि जैसे कि एक तो आप कॉमन मेजर नहीं ले सकते थे। हम ये कहें मेरे पास अगर एक पर्सन है, उसके पास अगर शुगर है, ए है उसके पास शुगर है, और बी है उसके पास पेपर है। तो बी ये कहे कि मेरे पास पेपर है, मेरा पेपर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, वो कहे मेरी शुगर ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है। तो क्या अच्छी क्वालिटी मीन्स व्हाट? हमारे पास कॉमन मेजर तो नहीं है ना कोई, तो ऐसे में बार्गेन नहीं हो पाता था, ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज कई बार, अब मान लो एक बी है उसके पास हाउस है, अब वो हाउस को के बदले में तो अपनी कंज्यूमेबल आइटम्स नहीं ले सकता था ना। तो बेसिकली कंज्यूमेबल आइटम्स के लिए कंज्यूमेबल आइटम्स ही चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आज हम मनी के फॉर्म में हम बात करें, तो मेरे पास अगर एक घर है तो मैंने सोचा कि चलो इस घर को बेच के मैं छोटा घर ले लेती हूँ, बाकी बचे हुए पैसे से मैं कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेती हूँ। बट इट कैन नॉट बी डन व्हेन देयर इज अ बार्टर सिस्टम, वो तो हम नहीं कर सकते। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, जो भी बिग इनडिविजिबल कॉमोडिटीज़ थी, वी कैन नॉट परचेज स्मॉल कॉमोडिटीज़ इन रिस्पॉन्स टू दैट। तीसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डबल कोइंसिडेंस। ये भी तो होना चाहिए कि ए के पास शुगर है तो उसे पेपर चाहिए, और बी के पास पेपर है तो उसे शुगर चाहिए। मतलब ये जो दो लोग हैं इनके पास जो चीज़ है वो दूसरे पर्सन को चाहिए, दोनों को उस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए। तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। तो ये सब प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मनी इवॉल्व हुई। अब मनी जब इवॉल्व हुई तो मनी से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, जैसे कि मनी क्या हुआ, हमारी परचेजिंग पावर के लिए बेस्ट मेजर हो गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, इन सब के लिए। तो मनी क्या है, मनी इज़ anything which is generally accepted as a means of exchange and at the same time acts as a measure or store of value, वो मनी है, ठीक है। तो मनी को हम क्या कह सकते हैं, मनी इज समथिंग विच इट डज, मनी इज व्हाट मनी डज, ठीक है ना। तो हम क्या कहते हैं, मनी इज व्हाट मनी डज। जो भी मनी कर रही है उसके बेसिस पे वी डिफाइन मनी, राइट। अगर हम इसकी अलग अलग डेफिनेशंस की बात करें तो हम एक कहते हैं लीगल डेफिनेशन। लीगल मतलब जो लॉ ने डिफाइन किया है, यानी कि कोई भी ऐसी करेंसी जो कि ऑर्डर ऑफ अथॉरिटी, जो हमारी मेन अथॉरिटी है, उसने बोला है कि नोबडी कैन रिफ्यूज़ इट्स एक्सेप्टेंस। जैसे आज जो करेंसी है 100 रुपीज़, 50 रुपीज़, 2000, 500, ये सारी करेंसीज़ को कोई एक्सेप्ट करने को मना थोड़ी ना कर सकता है। तो दैट इज़ कॉल्ड लीगल मनी। इसको हम फिएट मनी भी कह सकते हैं। एक होती है फंक्शनल डेफिनेशन। फंक्शनल मतलब जो मनी के बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करती है। अब ऑल दो फंक्शंस ऑफ मनी आपके सिलेबस में नहीं है, बट एटलीस्ट आपको इतना सा पता ज़रूर होना चाहिए कि क्या क्या मनी के फंक्शंस होते हैं। तो जो मनी के बेसिक 4 फंक्शंस होते हैं ये वाले, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। ये जो 4 फंक्शंस हैं, एनीथिंग विच सेटिस्फाई दीज 4 फंक्शन इज फंक्शनल डेफिनेशन ऑफ मनी। तो हम क्या कहते हैं, इसमें नोट्स, कॉइन्स, चेक, डिमांड डिपॉजिट्स, ये सब इंक्लूड होते हैं किसमें, फंक्शनल मनी में।
फिर फिएट और फिड्यूशरी। फिएट तो मैंने अभी आपको बताया ही, फिएट जो भी किसी भी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट, यानी कि नोट्स एंड कॉइन्स। फिड्यूशरी जो हम आपस में ट्रस्ट के बेसिस पे देते हैं, लाइक चेक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये सब क्या है, हमारे ट्रस्ट है। मुझे ट्रस्ट है कि ये चेक बाउंस नहीं होगा, इसलिए मैंने आपसे चेक में पेमेंट ले ली, ठीक है। तो फिड्यूशरी मनी है दैट एक्ट्स लाइक money, but that is not actually money which is acceptable. It cannot be denied. Sorry, it can be denied. Fiat money cannot be denied, but fiduciary money can be denied. फिर हम मनी को दूसरे तरह से भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी मतलब जो भी आपकी करेंसी है, उस करेंसी, जो भी उस करेंसी का मेटेलिक वैल्यू है, उस मेटेलिक वैल्यू पे जितना छपा है, उस मेटल की एक्चुअल वर्थ भी उतनी ही है। समझ लो, फुल बॉडीड मनी। लाइक अभी आपके पास 2000 का नोट है, तो उस 2000 के नोट के वैल्यू 2000 क्यों है? बिकॉज इट इज़ रिटन ऑन द नोट एंड इट इज़ इशूड बाय द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी। गवर्नमेंट ने उसे अलाउ किया है, इसलिए उसकी 2000 की वैल्यू है। अब जी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर जिन भी नोट्स को उन्होंने बंद कर दिया, उनकी वैल्यू तो पेपर खराब, रद्दी हो गए ना वो नोट्स। तो फुल बॉडीड मनी का मतलब है वो मनी जिसकी एक्चुअल वैल्यू भी उतनी है। तो आज के टाइम पे ऐसा नहीं चलता है, पहले जब करेंसी नई नई आई थी उस समय ये सब होता था एक्चुअली में। आज तो हमारा सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स ही हैं जो इस तरह के होते हैं, जिन पर जितनी वैल्यू छपी होती है वो उतने के होते हैं। हम लोग जो प्रेजेंटली यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव। जो भी हमारे पेपर नोट्स हैं उनके वो उस पर रिप्रेजेंट कर रहा है जो लिखा है, बिकॉज ऑफ मॉनेटरी अथॉरिटी। और क्रेडिट मनी, जो भी मार्केट वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड है दैट इज़ लोअर देन द मनी वैल्यू। लाइक हमारे जितने भी कॉइन्स हैं वो क्रेडिट मनी है। प्लास्टिक मनी भी एक होती है। प्लास्टिक मनी जो भी हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, डेबिट कार्ड्स हो गए, ये प्लास्टिक मनी की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे प्लास्टिक मनी है। एक होती है वर्चुअल मनी। वर्चुअल मनी हमारे पास आती है जो भी हमारा नेट बैंकिंग या जैसे पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, जितनी भी ये सारी मनी है, ये सारी हमारी वर्चुअल मनी की कैटेगरी में आती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? मनी इज़ व्हाट? मनी इज़ विच इज़ एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड मतलब लॉन्ग टर्म पेमेंट, जो हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक कॉमन डिनोमिनेशन में एक्सप्रेस करे। मतलब हम चाहे गुड्स हों और चाहे सर्विसेज हों, सबको मनी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। एवरी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट कैन इज़ द मोस्ट लिक्विड, दिस इज़ द मोस्ट लिक्विड, मतलब आप इससे कुछ भी परचेज कर सकते हो, आप इसे स्टोर कर सकते हो फ्यूचर के लिए। अगर मैंने अभी अर्न किया एंड मैंने उतना खर्च नहीं किया जितना मुझे अभी ज़रूरत नहीं थी उतना खर्चा करने की, इफ़ आई अर्न 100 रुपीज़, तो मैं 20 रुपीज़ खर्च करके 80 रुपीज़ को फ्यूचर के लिए सेव कर सकती हूँ, ठीक है। फिर हमारे पास ये, जैसे मैंने आपको बताया, ये डिजिटल मनी, वर्चुअल मनी को मैं डिजिटल मनी भी कह देती हूँ। मेटालिक कॉइन्स, पेपर करेंसी, डिजिटल मनी एंड प्लास्टिक मनी, ये सब हमारे काइंड्स ऑफ मनी में आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई का मतलब मार्केट में जो मनी फ्लो कर रही है, जो हमारी परचेसिंग पावर को बढ़ा रही है, जो हम स्पेंडेबल फॉर्म में है। तो मनी सप्लाई मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक इन स्पेंडेबल फॉर्म। पब्लिक का मतलब हो गया इंडिविजुअल्स और बिजनेस फर्म्स। पब्लिक में हम गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक्स को नहीं लेते। क्यों? क्योंकि ये तो हमारी सप्लाई कर रहे हैं। क्या सप्लाई कर रहे हैं? गवर्नमेंट हमें 1 रुपी नोट सप्लाई करती है, आरबीआई हमें पेपर करेंसी दे रहा है, कॉइन्स हमें गवर्नमेंट दे रही है, और कमर्शियल बैंक्स हमें क्रेडिट क्रिएशन दे रहे हैं, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, अभी को भी समझेंगे। बट अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द मेजर सोर्स ऑफ मनी सप्लाई, तो हम कहेंगे आरबीआई। हु आर द सप्लायर्स ऑफ मनी? तो गवर्नमेंट, आरबीआई एंड कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक्स। फाइन। तो मनी का जो भी स्टॉक होता है वो है जो पब्लिक के पास स्पेंडिंग के लिए है।
अगर गवर्नमेंट ने कुछ मनी अपने पास रिजर्व की फॉर्म में रखी है या बैंकिंग सिस्टम ने जो मनी अपने पास रखी है, वो मनी हम नहीं मान के चलते सप्लाई में। अभी आगे हम लोग कुछ रिजर्व रेशियोज पढ़ेंगे, कैश रिजर्व रेशियोज एंड लीगल रिजर्व रेशियोज। तो वो जो है वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं होती है, ठीक है। तो मनी सप्लाई को मेजर करने के वैसे तो हमारे 4 मेथड्स हैं, M1, M2, M3 एंड M4। बट हाँ, हमारे सिलेबस में सिर्फ M1 है, तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ M1 को ही डिस्कस करने वाले हैं। क्या है M1? M1 हमारे पास है CDDOD। क्या है भाई ये CDDOD? तो ये है, C इज़ द करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक, ठीक है। DD इज़ डिमांड डिपॉजिट्स। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब वट एवर अमाउंट इज़ लाइंग इन द बैंक। अदर डिपॉजिट्स, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हमारे पास RBI ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाबार्ड के हैं, जो भी डिमांड डिपॉजिट्स RBI के पास हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के, या IMF या वर्ल्ड बैंक के। कोई भी डिपॉजिट गवर्नमेंट के अगर RBI के पास हैं या कमर्शियल बैंक्स के अगर RBI के पास हैं, वो इंक्लूड नहीं होते, ध्यान रखना। मैंने अभी आपको बताया ना कि गवर्नमेंट ने अपने पास जो रिजर्व में रखा हुआ है या जो कैश रिजर्व रेशो है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो मेंटेन की हुई है कमर्शियल बैंक्स ने, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये कुछ नोट्स हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट फिर भी हाँ, बिकॉज यू आर डूइंग मनी एंड बैंकिंग सिस्टम, सो यू मस्ट नो दैट वी आर फॉलोइंग पेपर करेंसी सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, ये सब होता है, ठीक है। तो बाय दिस वे हमने मनी में सिर्फ इतना ही करना है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बैंकिंग, ओके। बैंकिंग में हमारे पास 2 तरह के बैंक्स हैं, एक है कमर्शियल बैंक, एक है सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक्स हमारे पास पूरा जो हमारा बैंकिंग सिस्टम है, जो हम जनरल पब्लिक जिस बैंक के साथ बात करती है, अपना सारा बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स करती है, दे ऑल आर कमर्शियल बैंक्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या हैं? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स हैं जो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और जो उनके पास फ़ंड होता है उस फंड को वो पब्लिक को, जिनको मनी की ज़रूरत है, उनको लेंड करते हैं। तो बेसिकली जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनके पास सरप्लस मनी है, दे डिपॉजिट दैट मनी टू द बैंक एंड दे लेंड्स मनी those who required some money for their other purposes, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक्स एक मीडिएटर का काम करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक के मेजर फंक्शंस 2 हैं, एक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक एडवांसिंग लोन। ऑल दो इसके फंक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें कमर्शियल बैंक की सिर्फ डेफिनेशन करनी है ये, और हमें करना है कि हाउ दे क्रिएट क्रेडिट क्रिएशन कैसे करते हैं वो हमें करना है, ठीक है। तो हम लोग क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस अब समझते हैं क्या होता है। क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है? क्रेडिट क्रिएशन होता है कि कोई भी जो इकोनॉमी है उसमें मल्टी बैंकिंग सिस्टम है और वो कमर्शियल बैंक्स के 2 मेन फंक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना और लोन देना। अब जब भी कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है फिर उससे लोन देता है, तो किस तरह से कितना लोन वो दे सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन को समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक होती है टर्म CRR। CRR इज़ कैश रिजर्व रेशो। जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक्स के पास, टोटल डिपॉजिट्स हैं, अगर पब्लिक ने बैंक में कुछ डिपॉजिट करवाया है तो वो बैंक के लिए तो लायबिलिटी हो गई, दे हैव ऑब्लिगेशन टू पे। तो जो भी टोटल डिपॉजिट्स हैं या हम कह सकते हैं नेट लायबिलिटीज़ हैं। टोटल डिपॉजिट्स या नेट लायबिलिटीज़ का परसेंटेज टू बी कैप्ड विद सेंट्रल बैंक। उन्हें कुछ डिपॉजिट सेंट्रल बैंक के पास रखने होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो। और
इसका ही परसेंटेज विच दे कैप्ट विद देमसेल्व्स, जो कमर्शियल बैंक्स अपने पास खुद रखते हैं। ये ध्यान रखना, वो रिजर्व जो वो सेंट्रल बैंक के पास रख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो, एंड वो रिजर्व जो वो अपने पास रख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो। ठीक है, तो विच दे आर कीपिंग विद themselves, that is called SLR, which they are keeping with central banks, that is called CRR. CRR और SLR मिलके बनता है LRR, लीगल रिजर्व रेशो। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लो कोई एक पर्सन है ए, उसने 10,000 रुपये अर्न किए और बैंक में डिपॉजिट कराए। क्योंकि फर्स्ट टाइम ये डिपॉजिट करवा रहा है तो इसे हम कहेंगे प्राइमरी डिपॉजिट। प्राइमरी डिपॉजिट, ठीक है, ए डिपॉजिटेड सम मनी इनटू द बैंक, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी डिपॉजिट। बैंक ने लीगल रिजर्व रेशो फॉर एग्जाम्पल 20% है। बैंक कैन कीप 20% फॉर LRR, that is 2000, and the remaining 80% they can lend money to other person, यानी कि 8000 they lend to B। ठीक है, इसे हम किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1:4। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि अगर रेशो 1:4 है तो हाउ मच पोर्शन दे आर कीपिंग एज रिजर्व, यू विल से 1/5। 1/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 20%। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल इसी में मैं साथ साथ बता देती हूँ, अगर उन्होंने रेशो दी है 1:5 कि 1:5 जो है वो उनकी रेशियो है, तो हाउ मच बैंक आर एबल टू मेंटेन रिजर्व, तो 1/6 इंटू 100%। और हाउ मच दे आर अलाउड टू गिव लोन और लैंड मनी और कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, हाउ मच अमाउंट दे कैन यूज, तो हम कहेंगे 5/6 इंटू 100। इतना पोर्शन वो क्रेडिट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इस 8000 को बी ने अपने बैंक में जमा कराया। बैंक 2 के पास 8000 रुपये आ गए, उसने भी 20% यानी कि 1600 अपने पास रखा रिजर्व की फॉर्म में, और 80% उन्होंने लेंड कर दिया किसको, 6400 सी को। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। बात ये है कि ये प्रोसेस कब तक चलेगा, कब तक, कितने दिन चलेगा। मतलब हमने कहा कि पहले 2000 रखा, फिर 8000 लेंड कर दिया, 1600 6400 लेंड कर दिया, कब तक। इसे हम कहते हैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर। डिपॉजिट मल्टीप्लायर, या हम इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर, दैट इज़ 1/LRR। जितने भी ये बाद में डिपॉजिट हुए, ये 8000 हो गया, ये 6400 हो गया, दे आर कॉल्ड सेकेंडरी या डेरिवेटिव डिपॉजिट्स। ठीक है, तो अगर 1/20% हम करें तो 5 टाइम्स, तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज हाउ मच, जो भी हमारा प्राइमरी डिपॉजिट होगा, इसको अगर मैं डिपॉजिट मल्टीप्लायर को DM रिप्रेजेंट करूं तो प्राइमरी डिपॉजिट इनटू डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मतलब अगर प्राइमरी डिपॉजिट 10,000 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करके टोटल क्रेडिट क्रिएशन विल बी 50,000।
तो अब आपको इसमें MCQs में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि टोटल जो क्रेडिट क्रिएशन है, टोटल क्रेडिट क्रिएशन इज प्राइमरी डिपॉजिट इनटू डिपॉजिट मल्टीप्लाई। अब अगर तुम्हें इसमें से 3 में से कोई भी 2 फिगर अगर दे दें तो तुम तीसरी फिगर निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है और इसके ये न्यूमेरिकल्स पोर्शन होते हैं। तो या तो इस तरह का न्यूमेरिकल आता है या फिर ये रेशियो वाला आ जाता है। ये 2 ही चीज़ें आपके मेजरली फोकस होती हैं, ठीक है। तो क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस पूरा समझ में आ गया, हमारा मनी हो गया, हमारा कमर्शियल बैंक्स हो गया। अब हमारे पास मेजर थिंग है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक में क्या होता है? सेंट्रल बैंक का मतलब हुआ टॉप ऑफ द बैंक्स, पापा हैं ये सबके, ठीक है। सुप्रीम इंस्टीट्यूशन, द अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम। तो ये हर कंट्री में एक ही होता है, एक से ज़्यादा किसी कंट्री में नहीं होते। सेंट्रल बैंक क्या है? किसी भी कंट्री का एक मेजर बेस्ट अपेक्स मॉनेटरी सिस्टम, जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जो गवर्नमेंट को, कमर्शियल बैंक्स को, सबके लिए काम करता है। एंड हर कंट्री में जो सेंट्रल बैंक होता है दैट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग नोट्स, सोल एजेंसी होती है वो। तो इसके क्या क्या फंक्शंस हैं? पहला, सबसे जो इसकी डेफिनेशन का ही पार्ट है क्या, कि इट इज़ द सोल एजेंसी ऑफ इशूइंग करेंसी, बैंक ऑफ इशू नोट। इसके पास एक सिंगल अथॉरिटी होती है। क्यों? क्योंकि मिनिमम रिजर्व सिस्टम यही फॉलो करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में के अकॉर्डिंगली हम कितनी करेंसी इशू कर सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना घर की मशीनें कितना भी इशू कर दो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड वी हैव टू फॉलो दैट प्रोटोकॉल्स। प्लस सेंट्रल बैंक ये क्यों रखता है मॉनेटरी अथॉरिटी अपने पास, ये अथॉरिटी इशूइंग नोट्स? यूनिफॉर्मिटी, इलास्टिसिटी एंड सिक्योरिटी। बिकॉज कोई भी करेंसी के पास बहुत पावर होती है, राइट। कोई भी इकोनॉमी में जो करेंसी है वही तो मेन परचेजिंग पावर है। हम कहते हैं पैसा तो सबसे बड़ी चीज़ है ही ना। आपके पास कोई भी अथॉरिटी पैसे से आ जाती है, आती है कि नहीं आती है? तो आप, ताकि सिक्योरिटी रहे, कोई भी करेंसी को ना छाप सके अपनी मर्जी से, पूरा कंट्रोल रहे और यूनिफॉर्मिटी रहे। यूनिफॉर्मिटी का मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक बैंक है वो तो अपनी करेंसी पे किसी और को छाप रहा है, दूसरा बैंक किसी और को छाप रहा है, किसी के करेंसी का नोट ब्लू है, किसी के करेंसी का नोट कुछ है। अभी हमारे यहाँ ऑल इंडिया में हर स्टेट में सेम करेंसी चलती है। 20 रुपये का नोट हो, चाहे 100 रुपये का हो, चाहे 2000 का नोट हो, सब सेम परफॉर्मा पे चलते हैं, सेम प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं। और ये कंट्रोल इसीलिए है क्योंकि ये सिंगल हैंड में है, हम इनको मल्टीपल बैंकिंग सिस्टम में नहीं डाल सकते, ठीक है। तो इसीलिए मोनोपोली रखनी पड़ती है, जिससे कि कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना रहे। ऐसा नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट चेंज हो गई तो करेंसी चेंज हो जाएगी, नहीं होता ना। इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट आती है, लेकिन मनी पे कंट्रोल सेंट्रल बैंक का ही रहता है, ठीक है। बैंक गवर्नमेंट का भी ये बैंक है, banker of the government means the relationship which we have with the commercial banks, the same relationship is with the government and central bank, okay। तो इस तरह से जो सेंट्रल बैंक होता है वो एज अ बैंकर, एजेंट, फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट करता है। वो गवर्नमेंट को ये सलाह देता है कि हमें कब बोरिंग्स करनी है, क्या हम किसी दूसरे को डेब्ट दे सकते हैं, हमें जो भी हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं उनमें वो उन्हें एडवाइस करता है, गवर्नमेंट की बिहाफ पे पेमेंट करता है, गवर्नमेंट के लिए सारी बैंकिंग ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ करता है परफॉर्म। इस तरह से सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट का कम्प्लीटली एक रिप्रेजेंटेटिव बैंक है। एंड जो रिलेशन हम लोगों का होता है कमर्शियल बैंक्स के साथ, द सेम रिलेशन लाइंग विद द कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो CRR है, कैश रिजर्व रेशो, वो कौन सी रेशो है कि अपने टोटल डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज वो सेंट्रल बैंक के पास रखते हैं। तो जो सेंट्रल बैंक के पास वो परसेंटेज रख रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रेशो, और उसके बदले में
सेंट्रल बैंक उन्हें इंटरेस्ट भी देता है, ठीक है। प्लस कभी भी कमर्शियल बैंक्स को अगर फंड्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो फंड्स वो किससे लेता है, सेंट्रल बैंक से। फाइनेंशियल असिस्टेंस एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ठीक है। उनको टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना, उनको टाइम टू टाइम रेगुलेट करना और तो और कंट्रोल भी करना। अगर कोई कमर्शियल बैंक कोई भी ऐसा काम करता है जो कि सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है तो उनके अगेंस्ट एक्शन भी वो लेता है। तो सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सलाह करता है। तभी तो मैंने पापा बोला था कि सेंट्रल बैंक पापा है बिल्कुल ही, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे और आप कुछ गलत करोगे तो आपको पनिश भी करेंगे। तो सेंट्रल बैंक इज़ लाइक दिस। सेंट्रल बैंक क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी मेंटेन करता है। लाइक एक किसी पर्सन का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और उसने किसी को चेक दिया, लेकिन जिसको चेक दिया उसका बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो किस तरह से वो प्रोसेसिंग होगी, उसके लिए एक मीडिएटर चाहिए। दैट मीडिएशन इज डन बाय सेंट्रल बैंक। ओके, दैट फंक्शन इज कॉल्ड क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ठीक है। हमने मनी वाले चैप्टर में किया था कि जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई का जो मेजर सप्लायर है वो कौन है, सेंट्रल बैंक है। कैसे करता है सप्लाई पे कंट्रोल, ये हमारे पास सारे उसके मेथड्स हैं। अब इन मेथड्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो, फर्स्ट हमारे पास आता है बैंक रेट एंड रेपो रेट। ये है बैंक रेट और ये है रेपो रेट। इन दोनों का मतलब बेसिक डेफिनेशन सेम है कि ये दोनों क्या हैं, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक इज गिविंग, central bank is giving this interest to commercial banks. Sorry, central bank is charging interest on commercial banks, ठीक है। यानी कि कमर्शियल बैंक्स जो भी इनसे लोन ले रहे हैं या किसी भी तरह से, दैट इज अ चार्ज अपॉन कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स ये इंटरेस्ट देते हैं किसको, सेंट्रल बैंक को, ठीक है। तो बेसिक डेफिनेशन दोनों की यही है, बट फिर भी कुछ डिफरेंस है। लाइक बैंक रेट क्या है, बैंक रेट वो अमाउंट है दैट इज चार्ज अगेंस्ट लोन्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है ना। ये होता है चार्ज अगेंस्ट लोन ऑफर्ड बाय सेंट्रल बैंक। जबकि रेपो रेट क्या होता है, ये तो बैंक रेट की बात मैंने की। रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट हमारा होता है चार्ज फॉर रीपरचेजिंग सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं बाय कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो भी सिक्योरिटीज को सेल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो चार्ज है। तो बैंक रेट में नो कोलेटरल इज रिक्वायर्ड, कोई हमें दूसरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए होती, जबकि रेपो रेट में हमें कोलेटरल रिक्वायर्ड होती है, एक सेकेंडरी सिक्योरिटी चाहिए होती है। रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन बैंक रेट, ठीक है, ये हमेशा कम होती है। फिर दूसरा क्या होता है, बैंक रेट जो है वो लॉन्ग टर्म है, जबकि रेपो रेट जो है वो एक शॉर्ट टर्म फोकस है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करता है, जबकि बैंक रेट लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। गॉट इट। तो बैंक रेट और रेपो रेट आपको क्लियर हो गए। कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो मैंने आपको बताया ही है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आती हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं उन सिक्योरिटीज़ की मार्केट में सेल परचेज़ करना डायरेक्टली। अब डायरेक्टली जब सेल परचेज़ करते हैं तो उन्हें या तो कमर्शियल बैंक्स परचेज़ करते हैं या
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस परचेज करती हैं, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट होता है जो इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक के लिए चार्ज है और कमर्शियल बैंक्स के लिए अर्निंग है। देखो बैंक रेट और रेपो रेट में तो क्या था, वो कमर्शियल बैंक के लिए एक्सपेंस था और सेंट्रल बैंक के लिए इनकम थी। रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है, सेंट्रल बैंक के लिए एक्सपेंस है और कमर्शियल बैंक्स के लिए वो चार्ज है। लाइक इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो बैंक रेट एंड रेपो रेट है, दैट इज एक्सपेंस फॉर कमर्शियल बैंक्स एंड इनकम फॉर सेंट्रल बैंक। लेकिन जो हमारा रिवर्स रेपो रेट है वो एक्सपेंस हमारा है सेंट्रल बैंक के लिए और इनकम है कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स मतलब जो भी असेट्स के अगेंस्ट हम लोन ले रहे हैं उस लोन में कितना परसेंट वो मार्जिन मनी रख रहे हैं। मार्जिन मनी रख रहे हैं मतलब मान लो एक हमारी 1 लाख रुपीज़ की प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट हम लोन ले रहे हैं। अगर 20% मार्जिन मनी है, सो मार्जिन इज 20%, तो जो भी लोन मिलेगा वो 80% मिलेगा। तो 1 लाख की प्रॉपर्टी पे 20,000 का मार्जिन होके 80,000 का लोन हो जाएगा। बात ये आती है कि ये सब आइटम्स किस तरह से हमारे मनी सप्लाई को या क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है, या तो मनी सप्लाई को एक्सपैंड करना, ठीक है, या फिर मनी सप्लाई को कॉन्ट्रैक्ट करना। अब मनी सप्लाई को एक्सपैंड करने का मतलब क्या है, चलो करते हैं इसे। अब हम मनी सप्लाई को एक्सपैंड जब हम करते हैं तो मतलब परचेजिंग पावर इंक्रीज करना, या मनी सप्लाई को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो परचेजिंग पावर को डिक्रीज करना। मतलब मनी सप्लाई इंक्रीज करना इस परचेजिंग पावर इंक्रीज करना, मनी सप्लाई डिक्रीज करना इस परचेजिंग पावर डिक्रीज करना, ठीक है। बैंक रेट और रेपो रेट इन दोनों में ही जो भी इंटरेस्ट कमर्शियल बैंक्स को चार्ज हो रहा है, जितना कमर्शियल बैंक्स को देना पड़ रहा है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट वो किससे लेंगे, जनरल पब्लिक से लेंगे। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो पब्लिक लोन कम लेगी। तो अगर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों को वो क्या करेंगे, इंक्रीज़ कर देंगे, क्योंकि मनी सप्लाई डिक्रीज़ करनी है। वो नहीं चाहते कि लोग ज़्यादा लोन्स लें, परचेजिंग पावर डिक्रीज़ करनी है। लेकिन अगर उन्हें इंक्रीज़ करनी है तो इसी को वो क्या कर देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे, जिससे कि लोग ज़्यादा लोन लें। रिवर्स रेपो रेट में भी ऐसा ही होता है, उसमें रिवर्स मत करना, उसमें भी इंक्रीज़ कर देंगे अगर उन्हें लगता है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें कमर्शियल बैंक्स को सेंट्रल बैंक से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है तो वो जनरल पब्लिक को क्यों लोन देंगे, सोचने वाली बात है। अगर उन्हें सेंट्रल बैंक ही अच्छा खासा इंटरेस्ट दे रहा है तो वो रिवर्स रेपो रेट में भी इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ पे डिक्रीज़ कर देंगे। जनरली ये बच्चे गलती कर जाते हैं, उन्हें लगता है रिवर्स है तो रेपो रेट का रिवर्स चलेगा, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। फिर जब हम CRR की बात करते हैं या SLR की बात करते हैं तो ये क्या होता है, टोटल रिजर्व्स, टोटल डिपॉजिट्स में से कुछ पोर्शन है ना जो वो रखते हैं। अगर उन्हें मनी सप्लाई कम करनी है तो वो क्या करेंगे, इस रेशो को इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने से क्या फ़ायदा होगा कि मनी सप्लाई कम हो जाएगी, ज़्यादा अमाउंट उन्हें एज ए रिज़र्व रखना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी है तो इस रेशो को डिक्रीज़ कर देंगे,
ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बेसिकली तुम ना इसमें ऐसे समझो, हर एक को ना परचेजिंग पावर से रिलेट कर लो। ओपन मार्केट ऑपरेशन में अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल करेगा तो लोग परचेज करेंगे, परचेज करेंगे तो उनकी मनी डाइवर्ट होके कहाँ आ जाएगी, जनरल पब्लिक की, बैंक्स की जो मनी है वो सेंट्रल बैंक के पास आ जाएगी। तो ये सेल करना शुरू कर देंगे, और अगर उन्हें बढ़ानी है तो ये परचेज करेंगे, जिससे कि वो मनी उनके पास चली जाए। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, अगर उन्हें मनी सप्लाई बढ़ानी है तो डिक्रीज़ करेंगे, अदरवाइज इंक्रीज़ कर देंगे। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन इसी पर ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपका मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर फिनिश हो गया। तो क्लियर हो गया सारा, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश पूरी की है कि आप लोगों को ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट समझ में आए और थोड़ा ब्रीफ में आए, बिकॉज वी हैव वेरी लेस टाइम। तो आई होप आप लोगों को पूरा क्रेडिट क्रिएशन समझ में आ गया होगा अच्छे से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मनी का चैप्टर समझ में आ गया होगा। कमर्शियल बैंक्स में ज़्यादा सिलेबस में नहीं है, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस वगैरह, एंड सेंट्रल बैंक का डिटेल मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। सो enjoy your studies, enjoy your exam। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे बताइए, आई एम विद यू फॉर ऑल द टाइम फॉर योर प्रिपरेशन, एंड माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू, ठीक है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, ओके। चलो, विश यू अ वेरी वेरी गुड लक।